तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय 1 के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, उसे मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वाला जो वीडियो है भारत संसाधन एवं उपयोग, इस अध्याय को जो है ना स्टूडेंट टोटल 5 खंडों में बांटा गया है। यानी कि खंड क, खंड ख, ग, घ, अंग इस रूप में बांटा गया है। आप लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी लेके देख सकते हैं कि अध्याय 1 को जो है किस प्रकार खंड में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी खंड है ना, उन खंडों के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसे मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ स्टूडेंट कि ये वाला जो वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है, फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट, कि टोटल इस अध्याय में 160 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो जब मैं 160 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कराऊंगा तो आप लोगों को हार्ड लगने लगेगा और लगेगा कि बैठे बैठे आप लोग जो परेशान हो जाइएगा। इसलिए मैं क्या किया हूँ, 80-80 का टुकड़ा किया हूँ। यानी कि पार्ट 1 में मैं 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तथा पार्ट 2 में भी मैं 80 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। 80-80 मिलके कितना हो जाएगा, 160 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग पार्ट 1 तथा पार्ट 2 दोनों को देखेंगे। समझ में आ गया ना? अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो आप लोग समझ जाइए कि अध्याय 1 एवं अध्याय 1 के जो खंड है स्टूडेंट, उससे आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला नहीं है और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से करके स्टूडेंट 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है। इसके बाद वाला प्रश्न 2024 में, फिर 2023 में, 20 में, 19 में, 17 में, इस तरह से पूछा गया। यानी कि मैं आपको 100 बात का एक बात कहूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को अध्याय 2, फिर अध्याय 3, 4 करके समाप्त करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। आई होप मैं इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए बिना लेट किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि नेल्लोर जो कि एक जगह का नाम है, पूछ रहा है कि किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या फिर हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, अभ्रक के लिए। यानी कि नेल्लोर जो है, क्या नेल्लोर, वो अभ्रक खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग, नाम याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, या फिर चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन? तो 2 का राइट आंसर बोलिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तीसरा में देखिए यहाँ पर है ना, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ था या फिर आयोजित हुआ था? तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है वो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ठीक है, गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है स्टूडेंट, जो जलोढ़ मिट्टी है, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, वो क्या कहलाती है? खादर कहलाती है, बांगर कहलाती है, रेंगूर कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? बांगर कहलाती है। याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर का प्रश्न है कि रेंगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? बोलिए, ये जो रेंगूर मृदा है इसका क्या है, सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, या फिर पंजाब में है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, रेंगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आइए अब हम लोग 5 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? बोलिए स्टूडेंट, कौन सा मृदा अनुर्वर होती जा रही है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, या फिर मरुस्थलीय मृदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? 6 नंबर का प्रश्न है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है
वो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी, सांगपो नदी, या फिर यांगत्जी नदी, मानस नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। किस नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। मैं बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी में गिना जाता है, ये जो है स्टूडेंट, अगर आप लोग तिब्बत में जाइएगा वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बोलिएगा तो कोई नहीं समझेगा। वहाँ पर अगर बोलिएगा सांगपो नदी तो समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे जो है कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो पंत सागर मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा पंत सागर। अगला कौन सा प्रश्न है? 8 नंबर का प्रश्न देखिए कि रसिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो रसिस्का है ना, नाम देख लीजिए यहाँ पर, रसिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। आइए अब हम लोग 9 नंबर का प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न स्टूडेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक भी जरूर करेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी गई? 12, 18, 15 या फिर 20? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 12 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को जो है मान्यता दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। किसको द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बोलेंगे आप लोग कि बागमती परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट क्या है? प्रचुरता से पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ओडिशा में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर? केरल में। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? बोलिए कौन है जो कि गुजरात में स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग, अंकलेश्वर जो है स्टूडेंट, ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये जो तेल उत्पादक क्षेत्र है अंकलेश्वर, ये गुजरात में स्थित है। 13 का है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? डिगबोई है, मथुरा है, बरौनी है या फिर जामनगर है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई है स्टूडेंट। क्या है? डिगबोई जो है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। 14 का है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग बताएं, कभी ना कभी पढ़े जरूर होंगे कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूँ तो जो कोयला जो है वो हम लोगों का अनवीकरणीय संसाधन है स्टूडेंट। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए है ना, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला का जब हम लोग एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो इसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसीलिए हम लोग इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग करने पर यह समाप्त भी हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2014 में, 17 में, 19 में, ठीक है, 19 का जो है कि दोनों सीटिंग में ऐसे समझिए पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये जो सौर ऊर्जा है कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, अजैव संसाधन है या फिर चक्रीय संसाधन है? तो ये जो सौर ऊर्जा है ना, ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा को आप लोग कितना भी प्रयोग कर लीजिए वो समाप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम, जिससे बल्ब वगैरह जलता है ना, सोलर, आप लोग सोलर का नाम सुने होंगे, वही है। उसको आप लोग कितना भी प्रयोग कीजिए वो समाप्त नहीं होगा। सूरज उगेगा, उस पर टेम्परेचर पड़ेगा और वो फिर से वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 16 का देख लीजिए क्या है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। आगे है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चों वो संसाधन के विदोहन से है। संसाधन का विदोहन से है। याद रखेंगे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के विदोहन से है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर का देख लेते हैं कि समुद्री क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो है कि संपदा निहित है? बोलिए कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो क्या है संपदा निहित है? तो आप लोग याद रखेंगे 19.2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 19.2 किलोमीटर। अगला है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम, इसका उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
समाप्ति हो जाएगा कि नहीं होगा, इसलिए पेट्रोलियम भी मेरा अनवीकरणीय संसाधन होगा। जिसका प्रयोग करेंगे वो समाप्त हो जाएगा तथा बनने में काफ़ी समय लगेगा, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्या है 20 नंबर का, कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में से कौन सा ऐसा मिट्टी है जो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक जो है कि उपजाऊ माना जाता है। अगर आप इसमें कुछ भी बोते हैं तो उसका फसल काफ़ी अच्छा तरीक़ा से होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का जो है ना दूसरा नाम रेंगूर मिट्टी है। कौन है, रेंगूर मिट्टी। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग 22 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जो मरुस्थलीय मृदा है उसका जो है कि विस्तार कहाँ पर है। तो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी रेत वगैरह है। रोसे राजस्थान और रोसे रेगिस्तान है ना। देखिए ट्रिक सेट खा लिया ना। तो मरुस्थलीय का अर्थ वही हुआ जो बालू वाला होता है ना, जैसे कि राजस्थान जहाँ रेत नहीं होता। टीवी वगैरह में, मूवीज़ में आप लोग अगर देखे होंगे, अगर कभी रियल में नहीं देखे हैं तो टीवी वगैरह में देखे होंगे कि पूरा बालू ही बालू होता है ना, वही होता है हम लोग का मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, वो कहाँ है, तो राजस्थान में है ज़्यादा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बोलिए। सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ किया जाता है। तो पर्वत पहाड़ वगैरह पर किया जाता है, याद रखेंगे। सोपानी कृषि और उत्तराखंड में जानते हैं आप लोग कि वहाँ पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, इसीलिए उत्तराखंड में होता है। पहाड़ के चारों ओर क्या करता है, खेत जैसे जोतते नहीं है उसी तरह से जुताई करके वहाँ फसल बोया जाता है। पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या, आखिर क्या कारण है जो पंजाब का भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ये प्रश्न 2012 में, 15 में, 20 में, 21 में, 22 में पूछा गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अधिक सिंचाई, पंजाब में इतना सिंचाई कर दिया जाता है कि भूमि का जो है ना निम्नीकरण होने लगता है, यानी ठीक है नुकसान होने लगता है, फसल भी अच्छा से नहीं हो पाता अधिक सिंचाई की वजह से। 25 का देख लीजिए कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप लोग कपास का खेती करेंगे तो कौन सा मिट्टी बेस्ट होगा। तो काली मिट्टी बेस्ट होगा। किसके लिए, कपास की खेती के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने कितना प्रश्न समाप्त कर लिया स्टूडेंट, 25 प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। टोटल से 80 प्रश्न इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे। 26 का कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्षरण हो चुकी है। कितने जो है कि किलोमीटर जो है ना, कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, किलोमीटर का तो बात छोड़ दीजिए, कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है कि क्षरण हो चुकी है। 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या फिर 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर पर। समझ में आ गया कितना नंबर का प्रश्न, 26 नंबर का भी आ गया होगा। क्यों ना स्टूडेंट अब हम लोग आगे देखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊँ तो सबका साइड में देखिए कि डेट लिखा हुआ है 2011, 2012 इस तरह से डेट लिखा हुआ है ना। ये यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसे कि 2014 में, 16 में, 17 में, 19 में पूछा गया है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो ये सर है, विजय सर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी कराते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट वगैरह है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो वैसा प्रश्न का तैयारी कर ले जो कि एग्ज़ाम में नहीं फंसे। इसलिए मैं नहीं चाहता और केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आप लोगों को करवाता हूँ। इसलिए आप लोग 27 का राइट आंसर बताएंगे क्या है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। मेढक के प्रजनन को रोकने के लिए, रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बेंजीन का, यूरिया का, एंड्रीन का या फिर फास्फोरस का। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन का प्रयोग किया जाता है। जब एंड्रीन का छिड़काव कर दिया जाता है तो मेढक का प्रजनन रुक जाता है, जिससे कि मेढक में वृद्धि नहीं हो पाता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि मेढक जो बरसात सब के सीजन में टर 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 करके परेशान करके छोड़ देता है, हाँ या नहीं स्टूडेंट। और मेढक जब ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग के घर वगैरह में भी घुस जाता है, और मेढक को खाने के लिए सांप घुस जाता है, हाँ या नहीं स्टूडेंट। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को खतरा बना रहता है। इसलिए मेढक का अगर प्रजनन को रोकना है तो कोई भी दुकान में जाइए जहाँ पर खाद वगैरह मिलता है ना, उर्वरक वगैरह जो मिलता है, आप लोग खेत वगैरह में जो डालते हैं यूरिया, पोटेशियम, ये सब, वो दुकान में जाइए और आपको एंड्रिल ले लेना है। एंड्रिल लेके जहाँ पर आसपास में वहाँ छिड़काव कर दीजिए, मेढक वहाँ नहीं पनपेगा। ठीक है, हालाँकि इसका प्रयोग बहुत कोई करते हैं मेढक के प्रजनन को रोकने के लिए। आइए अब हम लोग 28 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। जो देश का बांध होता है वो भारत का मंदिर होता है, ऐसा किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे।
ठीक है, कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहे थे कि देश का जो बांध है, जो देश का बांध है वो भारत का मंदिर है। नेक्स्ट है हम लोगों का 29 नंबर का कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी कि जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागर में है। तो 95.5% भाग जो स्टूडेंट वो कहाँ पर है? महासागर में स्थित है। आप सोच सकते हैं कितना जल है जो कि केवल महासागर में स्थित है, 95.5%। वाह, सोचिए, ठीक है स्टूडेंट, इतना सारा पानी। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोगों का कि वृहद क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह नहीं कहते हैं। क्यों नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर पानी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से सूर्य का जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो जब आप लोग ऊपर से देखेंगे ना तो पृथ्वी आपको नीला दिखाई पड़ेगा। नीला दिखाई के पड़ने की वजह से इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं 31 नंबर का प्रश्न क्या है कि बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन का मतलब हुआ कि ज़्यादा जल का प्रयोग करना। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बोलिए, अति जल दोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोहा का। तो ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का क्या हुआ? संकेंद्रण बढ़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? प्राणी यानी कि आप भी आ गए, हम लोग भी आ गए हैं। जितने भी प्राणी है जिसमें प्राण है उसमें कितना प्रतिशत जल जो है कि निहित होता है? 55, 60, 75 या 65 या फिर 70। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 स्टूडेंट। ठीक है, कहीं कहीं आपको 70 देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो केवल भारत में निवास करता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा 16%। ठीक है, 100 में, सो ऐसे समझिए कि 100 में 16 गो आदमी भारत में निवास करता है। ऐसे अगर आप लोग अगर नॉर्मल छोटा इकाई पर समझेंगे तो 100 गो में आदमी में 16 गो आदमी भारत में निवास करता है। अब आप लोग इसका बड़ा आंकड़ा ले लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी जनसंख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए 34 नंबर का, निम्न में कौन सा है ना, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बोलिए, कौन बिहार की नदी घाटी परियोजना है स्टूडेंट? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिहंद नदी घाटी। क्या हो जाएगा? रिहंद नदी घाटी। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हालांकि आपको दिख रहा होगा लाइट चले गया, उससे परेशान नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि मैं इस लोकेशन में वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि लाइट क्या, अंधेरा भी हो जाएगा ना तो भी आपको पूरा दिखाई पड़ेगा, सोचिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बोले ना, चलिए आइए आगे देखते हैं। लाइट तो हला फिला के अभी आ गया। 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 2001 में जो कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? वन का विस्तार है। 25%, 19.27%, 20% या फिर 20.60%। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27% मेरे प्यारे बच्चों। अगला है 36 नंबर का है कि वन स्थिति रिपोर्ट है ना, यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। बोलिए, भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 के अनुसार। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, वही है ना, वन का विस्तार है तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। 37 नंबर का देख लेते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 2013 में, 16 में, 18 में, 21 में, 22 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 37 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, 7.1। क्या हो जाएगा? 7.1। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बोलिए स्टूडेंट, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला है 40 नंबर का है हम लोगों का कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में,
5 वर्गों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में। स्टूडेंट कितने वर्गों में? 3 वर्गों में किया गया है। 41 का है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी थी। भारत की आबादी कितना था? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ या फिर 150 करोड़। स्टूडेंट तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 121 करोड़। कितना हो जाएगा? 121 करोड़। अब आइए हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से। 42 नंबर का प्रश्न है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ठीक है, यानी कि 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कितना? 4 अरब हेक्टेयर पर। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कमेंट करके बताइए। कबूतर, हंस, मयूर, मयूर का अर्थ हुआ मोर या तोता। भारत का राष्ट्र पक्षी अगर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप लोग काफ़ी कमज़ोर हैं पढ़ाई में, आपको अति मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 43 नंबर का प्रश्न मैंने पेंडिंग में रखा है। कहाँ पर रखे हैं सर? पेंडिंग में। 44 का है कि चरक का संबंध जो है कि किस देश से था? म्यांमार से था, श्रीलंका से था, भारत से था या फिर नेपाल से था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत से था। चरक का संबंध किससे था? भारत से था। 45 का है कि टेक्सोल है ना, यहाँ पर टेक्सोल का उपयोग होता है। बोलिए टेक्सोल का उपयोग किस में होता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर सी कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में होता है। स्टूडेंट मैंने जब आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाके घूमिएगा। ठीक है स्टूडेंट, घूमने का मतलब है जाइए देखिए, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, 46 का देख लेते हैं क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या फिर 1 दिसंबर को। तो ये जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। स्कूल में आप लोग मनाए होंगे पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, 47 का है हम लोगों का कि संविधान की धारा 21 संबंध है। बोलिए संविधान की धारा 21 संबंध है, किससे संबंध है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से जो है कि संबंध रखता है। कौन? संविधान का ये जो है ना धारा 21 वो किससे संबंध रखता है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संबंध के संरक्षण से, यानी कि जितना भी वन्य जीव है, प्राकृतिक संसाधन है, ये संरक्षित रहे, इसे कोई काटे नहीं या फिर जीव उव को कोई मारे नहीं, ये सब का वहाँ पर कानून बना हुआ है। 48 का देखिए क्या है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। टोटल 80 प्रश्न हम लोगों को देखना है आज की इस वीडियो में। 49 का देख लीजिए क्या है, जल्दी जल्दी 49 का देखिए क्या है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो स्टूडेंट केवल भारत में पाया जाता है। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाता है। अगला है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। अगर लोहा नहीं होता तो आज इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री, ठीक है, उद्योग, फैक्ट्री वगैरह नहीं होता। 51 का कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, हेमेटाइट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 51 का मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 51 का हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। अगला है 52 का कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? बोलिए भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन करता है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है या फिर ओडिशा है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 52 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो झारखंड में स्टूडेंट। कहाँ पर? झारखंड में जो है कि सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग थक गए अभी? क्या स्टूडेंट थके हैं कि नहीं? बताइए जल्दी से। 53 नंबर का देख लेते हैं कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग भारत में लगभग 100 खनिज पाया जाता है। कितने खनिज भारत में पाए जाते हैं? 100 खनिज। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन है जो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीज जो है ये लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि इनमें कौन
अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है कौन स्टूडेंट? सोना, चांदी, टीन या फिर अभ्रक। ऐसा कौन है जो कि अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी कि उसमें धातु के अंश नहीं है? बोलिए, सोना होगा, चांदी होगा, टीन होगा या फिर अभ्रक होगा? तो इसका राइट आंसर अभ्रक होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? अभ्रक होगा। अगला है कि छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 20% स्टूडेंट। कितना प्रतिशत? 20%। वही है कि छत्तीसगढ़ भारत के कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 20% करता है। 57 का देख लीजिए कि मैग्नीज उत्पादन में, किस चीज़ के उत्पादन में? मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? बोलिए, कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर चौथा स्थान है मेरे प्यारे बच्चों? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 58 का है कि एक टीन इस्पात बनाने में, यानी कि ई इस्पात का अर्थ होता है स्टील। यहाँ देख लीजिए, 1 टन जब आप इस्पात बनाइएगा यानी कि स्टील बनाइएगा तो उसके लिए कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ओह माय गॉड, जी सर, 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। कितना किलो यहाँ है ना? 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितना? 10 किलो मैग्नीज का उत्पादन होता है। यानी कि जब आप क्या बनाइएगा, 1 टन इस्पात, इस्पात का अर्थ होता है स्टील, जब आप 1 टन स्टील बनाइएगा ना तो उसके लिए 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए आगे देखते हैं हम लोगों का क्या है। कौन सा प्रश्न होगा? 59 नंबर का ना। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बोलिए, उड़ीसा जो है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क का, मैग्नीज का, टीन का या फिर तांबा का? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का। यानी कि ये जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा आप लोग कभी गए हैं? बताइए, उड़ीसा किस खनिज का बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। यानी कि उड़ीसा में जो है ना मैग्नीज खनिज का उत्पादन ज़्यादा होता है। 60 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एल्युमिनियम बनाने के लिए, क्या चीज़ बनाने के लिए? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टीन की, लोहा की या फिर बॉक्साइट की? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का। स्टूडेंट किसका? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना बॉक्साइट का एल्युमिनियम नहीं बनेगा। 61 का देख लेते हैं क्या है। चलिए आइए जल्दी जल्दी 61 का देखते हैं क्या है कि देश में, कहाँ पर? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या फिर 175 करोड़ टन? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे, साथ ही साथ अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग और बाकी के 20 प्रश्न जो बचा है इधर, उसे भी हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं भी आ रहा है तो बताइए, क्योंकि अगर जब आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट तब ना हम इसका और कुछ उपाय करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 62 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार झारखंड के देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में, ठीक है, देश का कितना प्रतिशत, यानी कि बिहार और झारखंड मिलके देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? 60%, 70%, 80% या फिर 90%? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, 80%। केवल बिहार और झारखंड मिलकर, केवल बिहार और झारखंड मिलकर जो है ना देश का, यानी कि पूरे हम लोग का इंडिया का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। सोचिए कितना पावरफुल है सोचने वाली बात है स्टूडेंट। बिहार और कौन मिलके? झारखंड मिलके। ठीक है, आइए 63 का देखते हैं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल का अर्थ हुआ कि सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? बोलिए, चूना पत्थर चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए या फिर लोहा चाहिए? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो लोहा कभी ज़िंदगी में होगा नहीं, ग्रेनाइट भी होगा नहीं, बॉक्साइट भी होगा नहीं, चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चूना पत्थर की आवश्यकता होती है कच्चा माल के तौर पर। 64 का है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार
भंडार है? तो असम में। कहाँ पर? असम में जो है कि स्टूडेंट खनिज तेल का विशाल भंडार है। 65 का देख लीजिए क्या है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कहाँ पर? कलकपट्टम में, नरोरा में, या फिर राणा प्रताप सागर में, या फिर तारापुर में। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तारापुर में। जल्दी जल्दी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले पार्ट 2 के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, आप लोग पार्ट 2 के लिए रेडी रहेंगे। बहुत जल्द ही नहीं स्टूडेंट, मैं कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 का, इसलिए पार्ट 2 के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, रहेंगे कि नहीं? कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग पार्ट 2 में रेडी रहेंगे? रहेंगे तो बताइए जल्दी जल्दी। हालांकि मैं लाइव नहीं आता हूं, नहीं तो मैं आपसे डायरेक्ट बात भी कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगा, इसलिए मन लगा के पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए अब हम लोग 66 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, कौन सा होगा? 65 तो देख लिए थे, 66 का देखिए क्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बोलिए स्टूडेंट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बोलिए। जल होगा इसका राइट आंसर, सौर ऊर्जा होगा, कोयला होगा, या फिर पवन होगा। अनवीकरणीय का अर्थ क्या हुआ? जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे और वो खत्म हो जाएगा, उसे ही हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे और वो खत्म नहीं होगा। जैसे कि सोलर पैनल आप लोग देखे होंगे, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे वो खत्म नहीं होगा, लेकिन आप कोयला का प्रयोग कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। यस या नो स्टूडेंट? इसी तरह पेट्रोल का प्रयोग कीजिएगा तो वो एक टाइम में वो समाप्त हो जाएगा, इसीलिए वो क्या है? नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय, क्योंकि अनवीकरण का प्रयोग करने पर वो समाप्त हो जाएगा, और नवीकरणीय का प्रयोग करेंगे वो समाप्त नहीं होगा, फिर वो बनते रहेगा। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कौन सा? कोयला। अगला देख लेते हैं क्या कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बोलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? कोयला नहीं है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, या फिर प्राकृतिक गैस नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बोलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट विद्युत। ये जो विद्युत है, विद्युत जानते हैं ना, करंट, हाँ, वही प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 68 का क्या है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्न है? तो 68 नंबर का, 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए है ना, यहाँ पे सौर ऊर्जा। आप लोग ये समझिए, एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का अर्थ ये हुआ कि जिस चीज़ का प्रयोग हम लोग प्राचीन समय से, हमारा दादा दादी जो पूर्वज है ना, वो करते आ रहे हैं, वो हम लोग का क्या होगा? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होगा। जैसे कोयला का प्रयोग हम लोग का दादा करता था ना स्टूडेंट, दादा का दादो करता था। ठीक है, इसलिए हम लोग उसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहेंगे। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसका प्रयोग दादा दादी लोग नहीं किया, उसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा का कर रहे हैं ना, पवन ऊर्जा का। क्या आप सोच के देखिए स्टूडेंट कि आपका जो पूर्वज था, आपका जो दादा का भी जो दादा था, क्या वो लोग पवन ऊर्जा को देखा भी होगा? नहीं देखा होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए वही होता है। एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है, और होता है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसका प्रयोग हाल फिलहाल में हुआ है। इसलिए याद रखेंगे, ये जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। पेट्रोलियम का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है, विद्युत का भी हो रहा है, और कोयला का भी हो रहा है, इसीलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। और ये किसके अंतर्गत आएगा? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। कभी कभी इसमें पवन ऊर्जा रहेगा तो आप उसमें भी टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बोलिए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह का जो कोयला हुआ था ना, उसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, या 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। किसका? गोंडवाना समूह के कोयला जो है, इसका जो निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। सोच सकते हैं 20 करोड़ वर्ष। ठीक है, हम लोग क्या यहाँ तो कोई नहीं रहता, जहाँ आपका भी घर है ना, वहाँ पर भी कोई नहीं रहता होगा। ठीक है, भूत प्रेत रहता होगा, जंगल झाड़ भालू बिला सब रहता होगा। इतना पुराना जो है कि ये है, सोच 20 करोड़ यहाँ है स्टूडेंट। सोच सकते हैं कितने पुराना टाइम का बात चल रहा है। 70 नंबर का प्रश्न देख लेते क्या है, क्योंकि अब हम लोगों का मात्र 10 प्रश्न बचा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं 70 नंबर का क्या है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक जो है कि सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है कोयले का, तो झारखंड ही होगा ना। झारखंड में क्या है? कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, वहाँ कोयला ज़्यादा उत्पादन होता है। कितना? 70 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। 71 का देख लेते क्या है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला, जैसा कि मैंने कहा था कि कोयला का 4 प्रकार होता है। कौन कौन जल्दी बताइए। कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट,
बिटुमियन और पीट होता है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमियन और पीट होता है। तो उसमें बोलिए आप लोग कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है ना? यहाँ पर 71 में सर्वोत्तम कोयले की प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमियन। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है, ये जलेगा तो काफ़ी टाइम तक जलते रहेगा। 72 का कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है स्टूडेंट? बोलिए। कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधक कारखाना हेतु या खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, तेल शोधक कारखाना के लिए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हेतु। 73 का कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बोलिए। भारत का प्रथम सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाया गया था? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या फिर गुवाहाटी में स्टूडेंट। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 का राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में। क्या हो जाएगा? डिगबोई में मेरे प्यारे बच्चों। डिगबोई में जो है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। 74 का देख लेते हैं, प्राकृतिक तेल। ठीक है, प्राकृतिक तेल नहीं स्टूडेंट, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ में जो है कि पाया जाता है? ठीक है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर के साथ या फिर कोयला के साथ। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सुने होंगे नाम आप लोग। नेचुरल गैस जो होता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। समझ में आ गया? 74 का। अब आइए 80 के नज़दीक है हम लोग। 75 का बोलिए राइट आंसर क्या होगा? भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगर परियोजना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या फिर व्यास नदी पर। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज पर स्टूडेंट। किस पर? सतलज पर। ये जो भाखड़ा नागर परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। स्टूडेंट आप लोग गौर कर सकते हैं क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है 75 नंबर का 2017 में और 2023 में पूछा गया है। 25 में नहीं पूछा, 26 में नहीं पूछा, ठीक है, 26 में पूछेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 2023 में पूछा गया था, 24 में नहीं पूछा है, 25 में भी नहीं पूछा। क्या पता 26 में पूछ दें, 2 साल गैप करके पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को तैयारी करके रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 76 का कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दक्षिण भारत का। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे क्या है? बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 77 का है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन नंबर बी, बरौनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। आइए 78 का देखते हैं क्या है। 78 का है कि यूरेनियम, क्या लिखा हुआ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन सा है? डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है या फिर जादूगोड़ा है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन यूरेनियम है स्टूडेंट। क्या है? यूरेनियम। कोयला पूछेगा तो कौन सी मारना है? झारखंड मारना है। कोयला पूछेगा तो झारखंड मारना है, यूरेनियम पूछेगा तो जादूगोड़ा मारना है। मारना है मतलब कि 2-4 थप्पड़ नहीं लगाना है, उसमें टिक लगाना है। समझ में आ गया? ऑप्शन में जो देगा आप लोगों को उसी में से सिलेक्ट करके टिक लगाना है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। मात्र 2 प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? एशिया का, एशिया के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है कि एशिया महादेश है, इसके अंतर्गत कई देश आते हैं और भारत जो इंडिया है वो एशिया के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तारापुर में है या फिर कलकट्टम में है ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? कलप कक्कम। नाम देखिए स्टूडेंट किस टाइप का है। फिर है नरोरा और कैंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तारापुर। अगला है 80 नंबर का, तारापुर में टिक मार लीजिए जल्दी से। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तारापुर। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौखिक याद रखना है आप लोगों को। 80 और अंतिम प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में, कहाँ पर? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर सिस्टम
वही हुआ सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम, जो कि वही सूर्य का जब उस पर प्रकाश पड़ता है टेम्परेचर पर, वो क्या होता है वहाँ पर जो भी उसके अंदर बैटरी वगैरह लगा होता है वो हीट हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है और उससे हमको विद्युत मिलता है। ठीक है, वही यहाँ पर है कि सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक कहाँ पर होगा? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या मेघालय में? तो राजस्थान में। आपको पता है कि राजस्थान में क्या है? पूरा बालू है ना जी। अगर वहाँ पर हम लोग क्या लगेंगे, जब वहाँ बालू है वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। और जब वहाँ पर हम लोग सोच के देखिए कि वहाँ पर सोलर सिस्टम लगा दे, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो कितना ज़्यादा में विद्युत का उत्पादन होगा कि नहीं होगा इस टाइम? तो उससे बल्ब जलेगा, ठीक है, पंखा वगैरह चलेगा, बोर्डिंग वगैरह जो होता है ना पानी का निकालने के लिए भूमि से, वो सब का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और विद्युत के प्रयोग से जो जो चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब कुछ संभव हो सकता है। बड़े बड़े मशीन चलाए जा सकते हैं केवल सौर ऊर्जा के प्रयोग से। इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि भारत में अगर पूछेगा किस राज्य में जो है कि सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में संभावना है। वहाँ पर पवन जो है ना, पवन चक्की भी वहाँ पर लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हवा भी काफ़ी स्पीड में चलता है। तो वहाँ पर हम लोग पवन चक्की अभी हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, पवन चक्की भी हम लोग वहाँ लगा सकते हैं। हवा बहेगा तो पवन चक्की वो नचेगा, उससे टरबाइन नचेगा, टरबाइन से विद्युत उत्पन्न होगा। आई होप स्टूडेंट हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 80 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया है। अगले वीडियो में यानी कि जब मैं पार्ट 2 लाऊंगा आप लोगों के लिए तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बाकी के VVI ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आप लोगों को 164 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 164 VVI ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। जरूर देखिएगा स्टूडेंट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।